Thank you so much, Zafar Sahab, and the team of Zakat Foundation of India for inviting us for this interactive webinar or interactive discussion with the young minds. और मैं वेलकम भी करूंगा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारे दोस्त जो कि अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन अबाउट टू कंप्लीट है, जिनका ग्रेजुएशन अबाउट टू कंप्लीट है. सो आप लोगों ने जफर साहब की बातें सुनी. द पर्पस ऑफ लाइफ, ही स्पोक अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ एंड इंसान के अंदर जो अल्लाह ने काबिलियतें अता की हैं. सो और उसके साथ साथ वी ऑल हर्ड हिम अबाउट यूपीएससी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएससी. तो मैं उसकी सीक्वेंस में कंटिन्यू करूंगा. देन वी हर्ड हुसैन साहब. अब मैं कंटिन्यू करूंगा आगे विद रिगार्ड्स टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर. एंड सेकंड थिंग इज रिगार्डिंग टू महाराष्ट्र, के महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा. सो the primary reason for all of us being here is the concern that Muslim population and government sector jobs, these are few problem areas और कुछ issues हैं जो मैं समझता हूँ अपनी नज़र में. First is lack of awareness, that the awareness among the minorities is very less regarding the गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स. सेकंड इज नो प्रॉपर करियर प्लानिंग. हम लोग 8th क्लास 9th क्लास से और बाद में इवन ग्रेजुएशन के टाइम पर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में अगर हम तैयारी शुरू करते हैं, एज आई स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन, सो इट टुक मी अराउंड 5-6 years to clear the civil services exam, as I am into Indian Revenue Service Income Tax. 2018 में मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ है. तो अगर मैं बहुत पहले से इसकी करियर प्लानिंग करके चलता, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स अभी 8th क्लास में 9th क्लास में हैं, या फिर बहुत अर्ली एजेस में हैं, या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, इफ दे विल बी एबल टू प्लान इट राइट नाउ एट दिस स्टेज, तो वो लोग बहुत अच्छे से इसको यंग एज में क्लियर कर पाएंगे, सो दैट ज्यादा गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी और ज्यादा डायनामिज्म के साथ वो जो है सर्व द नेशन कर सकेंगे. नो गोल सेटिंग एट अर्ली एज, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. वेरी लेस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर जॉब. प्राइवेट बिजनेस करना है, प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करना है, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाकर मिडिल ईस्ट में सेटल होना है या वहां पे जॉब करना है, ये बहुत ज्यादा हम लोगों की या हमारी यंग जनरेशन की इंक्लिनेशन होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ हम लोग कम जो है तो अट्रैक्ट होते हैं. इन सारी वजूहात से, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, वी ऑल कैन सी दैट द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट सेक्टर और माइनॉरिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर is only 1 to 3%. Then the next important question comes, why government job? Why we all need to enter into civil services या government sector में, जैसे कि हम लोग सर भी डिस्कस कर रहे थे, क्यों आखिर आना क्यों है, मेन पर्पसेस क्या है. फर्स्ट इज द पावर एंड अथॉरिटी दैट कम्स विद द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको इख्तियार होता है, आप चेंजेस लाने के लिए आपको इख्तियार होता है. You have the opportunity to change the narrative. You have the opportunity to bring any social change जो आप आपकी लाइफ में या तो आपने पॉवर्टी के वजह से फेस किया हो, या फिर आप अपने आसपास देखते हो. सेकंड चीज जो है, जो कि हम सब चाहते हैं, जो यंग माइंड्स चाहते हैं, कि हमारी हैंडसम सैलरी हो और जॉब सिक्योरिटी हो. आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम्स में जो अभी इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है, जॉब इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा हो गई है. तो गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है जो कि हैंडसम सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी के लिए. फिर सोशल प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन भी इससे जुड़ा होता है. I'll give my own example that I am from Aurangabad, Maharashtra. So when I cleared civil services examination, तो ऑलमोस्ट सिटी के जितने भी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं या फिर जो यंग जनरेशन है, दे ऑल रिकॉग्नाइज मी, माय अचीवमेंट. और एक इसके साथ सोशल प्रेस्टीज भी एसोसिएटेड होता है, जो सोसाइटी में आप एक अच्छे नाम से जाने जाते हैं. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन. हम लोग जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज कि हम लोग नेशन को कैसे सर्व कर सके. अब इसमें जो एवेन्यूज हो सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने के, दैट इज यूपीएससी, एमपीएससी, दैट इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मैं जिस पे अभी आगे फोकस करूंगा. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सर ने अभी बताया, रेलवेज के थ्रू भी होता है, बैंकिंग में होता है, इंश्योरेंस में होता है, आईबी में होता है, अदर एजेंसीज में भी होता है. या फिर कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो बाद में साइंटिस्ट बनने के बाद भी वो डीआरडीओ में, इसरो में सर्विस दे सकते हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या ऐसी कंपनीज बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं.
या फिर जो इंजीनियरिंग की दूसरी जॉब्स होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन महाराष्ट्र, दैट इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कुछ पोस्ट है जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते रहते हैं, जिसमें पहला आता है डेप्यूटी कलेक्टर, या आता है डीवाईएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, या फिर आप देखिए एक्साइज जो टैक्स होता है उसके बारे में हम सुनते रहते हैं, बीडीओ हम सुनते रहते हैं, फिर नगर पालिका के ऑफिसर्स के बारे में, तहसीलदार हम लोग जो है सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो ये सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स है महाराष्ट्र में, ये स्टेट सर्विस के थ्रू फील होता है। यूपीएससी में जो होता है वो ग्रुप ए सर्विसेज की जो होती है, कलेक्टर, एसपी, जैसे सर ने बताया अभी, वो फिल होते हैं। और फिर इसी में जो क्लास 2 पोस्ट होती है जो स्टेट में, दैट इज बीटीओ, उसमें ग्रुप बी, फिर सब रजिस्ट्रार, फिर जो स्टाफ होता है जो सेक्रेटेरिएट में बैठता है, कलेक्टर ऑफिस में बैठता है, या फिर अलग अलग जो है ऑडिट विंग में बैठता है, या फिर इवन जो आरटीओ ऑफिस जो हम कहते हैं, जहां से हमारे लाइसेंसेस इशू होते हैं, वहां पे बैठता है। वो सारा भी इन एग्जाम के थ्रू जो है फिल किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं अभी से, क्योंकि हमारे जहन में क्लियर रहेगा कि एमपीएससी एग्जाम होता क्या है और ये एग्जाम एक्चुअल में हमें देना कैसा। अल्टीमेटली दिस इज एन एग्जाम, तो व्हाट इज इट। तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ डिटेल्स हैं। पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं इसका पैटर्न क्या होता है। ये 3 स्टेज में एग्जाम होता है बेसिकली यूपीएससी की तरह, जिसमें पहले प्रीलिम्स यानी कि एक फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, वो आपको पास करने हैं। जब आपने वो 2 पेपर पास किए, देन यू गो टू मेंस। फिर एक मेंस एग्जाम होता है जिसमें क्या आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। अभी जो प्रीलिम्स स्टेज है उसमें आपको बस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है, एमसीक्यू टाइप में होता है। मेंस में लेकिन आपको, महाराष्ट्र यूजुअली मेंस में ये होता है कि आपको लिखने पड़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये है कि महाराष्ट्र में मेंस भी जो है ऑब्जेक्टिव होता है। यानी महाराष्ट्र में आपको मेंस एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स पूछते हैं उसमें जैसे जनरल स्टडीज के ही सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना पड़ता है। अब इतनी ज्यादा आसानी हो गई है अब आपको, क्योंकि लिखना बहुत एफर्ट जाता है, लेकिन 4 ऑप्शन में से आपको पता है एक ऑप्शन सही है, आपको एक ऑप्शन में से जो है तो सेलेक्ट करना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। उसके अलावा आपको, क्योंकि आप महाराष्ट्र स्टेट में जॉब करने की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्योंकि मराठी जो है वो स्टेट लैंग्वेज है, तो इसीलिए मराठी की थोड़ी नॉलेज होना आपको जरूरी है, और साथ ही साथ इंग्लिश की भी जो है बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो जो लोग भी थोड़ी मोर डिटेल्स जानना चाहेंगे तो ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म्स पर सिलेबस और जो पेपर पैटर्न कैसे क्या एग्जाम होता है वो बहुत अच्छे से, बहुत आसान वीडियोस में बनाकर जो है दिया गया है, आप लोग वो देख सकते हैं। अब जो अभी से जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोस्त हु आर इन क्लास 8, 9, 10, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए हम पढ़ते क्या है, आखिर किन सब्जेक्ट्स को पढ़कर इन सर्विसेज में जाया जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाया जा सकता है, इवन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बना जा सकता है। तो सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हम और आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते आए हैं। पहला होता है करंट इवेंट्स, जो कि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, इंटरनेशनली, नेशनली। अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं, वो चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो करंट इवेंट्स होता है। दूसरा दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री हम सब ने पढ़ा है स्कूल में। ज्योग्राफी हमने स्कूल में पढ़ा है। पॉलिटी, सोशल साइंसेज में हम पॉलिटी पढ़ते हैं। फिर गवर्नेंस का थोड़ा बहुत, शहरियत जिसे उर्दू में कहते हैं, वो पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है। ई वेस्ट, एनवायरमेंट साइंस जो होता है वो ऑलरेडी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जितनी भी चीजें पूछी जा रही है लेटर स्टेज पर, वो ऑलरेडी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी से या जहन में ऑप्शन रखा है, तो मैं कहूंगा कि इन सब्जेक्ट्स को अभी से आप अच्छे से पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट फिर जो होता है उसमें होता है कॉम्प्रीहेंशन। आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो यूजुअली 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा एक डिसीजन होगा जो आप लेंगे। बेसिक मैथ्स के कुछ सवाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये फर्स्ट स्टेज पे जो एग्जाम में पूछी जाती है, और बाद में स्टेज पर जो सेकंड जो मेन स्टेज होता है, उसमें आपको जो है इन्हीं चीजों के ऊपर, यानी जो मैंने ये स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, इन्हीं स्लाइड्स में से थोड़ा सा डिटेल में आपको पूछा जाता है। कुछ आसान एग्जामिनेशन भी होते हैं जहां पे इतने ज्यादा पेपर्स नहीं लिखने पड़ते, जहां पर इतना ज्यादा आपको प्रीलिम्स, मेंस इस तरीके से लिखना नहीं पड़ता, जो कि बहुत आसानी से ग्रुप सी की जो जॉब्स होती है यूजुअली, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। पुलिस कांस्टेबल,
कोर्ट का जो क्लर्क होता है, तलाठी जो होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो बोर्ड्स जो जो सारा इंतजाम देखते हैं, वो जॉब्स। तो ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए यूजुअली एक तो आपको नॉलेज ऑफ मराठी चाहिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट में, इफ यूपी में है तो हिंदी आपको आना जरूरी है। दूसरा, आपको बेसिक बेसिक जो मैंने कहा, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक रीजनिंग, ये सब आना चाहिए। इसका जो थोड़ा सा और डिटेल कि ये एक्चुअल में ये एग्जाम कैसा होता है, तो सिंपल होता है, 2 स्टेज में होगा या 3 स्टेज में होगा। कहीं पर सिर्फ एक ही स्टेज लिया जाता है, फिर फिजिकल टेस्ट लेते हैं, आपको दौड़ाते हैं, शॉर्ट पुट फेंकने लगाते हैं, लॉन्ग जंप करवाते हैं, या फिर किसी एग्जाम में आपको और पेपर्स लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका ये एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो चेंज होता जाएगा। फिजिकल फिटनेस में क्या आप पूछते हैं, पुल अप्स पूछते हैं, पुल अप्स करने लगाते हैं, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, रनिंग है। इस तरीके से मार्क्स जो है साथ में जुड़े होते हैं। अगर आपने टास्क कंप्लीट किया तो आपका वो आपको उसमें पास किया जाता है। तो इस आसान तरीके से पुलिस का भी हिस्सा बना जा सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, या जो चाहते हैं कि इमीडिएटली जिनको जॉब सिक्योर करना है, तो इस तरीके से भी जॉब सिक्योर किया जा सकता है। अब अभी से हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यंग फ्रेंड्स हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से हमें क्या करना है इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक इंग्लिश पे काम करना है, बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करना है, आपको लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, और आपको आपकी बेसिक स्किल्स पे जो है काम करना है। और ये कौन क्लियर कर सकता है, तो इसमें मैं कहूंगा कोई भी एवरेज स्टूडेंट मेरी तरह, मेरे 12th में 60% थे, फिर भी मैंने यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर किया। आप बस गोल क्लियर रखिए, आपकी नजर में गोल क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने एग्जाम अभी से मैंने टारगेट करना है कि मैंने क्लियर करना है, और साथ में प्रैक्टिस आपको चाहिए होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अभी से जहन में रखें, इंशाल्लाह ताला तो आप अल्टीमेटली कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो सर ने अभी बताई या मैंने डिस्कस किया, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।